Hello everyone, welcome to my channel. I am doing a video lecture series on Indian Evidence Act. Previous video में हमने section 11 और plea of alibi discuss किया था. Now let's move on to section 12. Let's read the heading of section 12. In suits for damages, facts tending to enable court to determine amount are relevant. तो सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है कि सेक्शन 12 कहाँ एप्लीकेबल होगा, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो. सेक्शन 12 सिर्फ सिविल सूट्स में एप्लीकेबल होगा एंड दैट टू सूट्स फॉर डैमेजेस. सो सेक्शन 12 इज एप्लीकेबल ओनली इन सिविल सूट क्लेमिंग डैमेजेस. पूरा सेक्शन पढ़ते हैं. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be rewarded is relevant. Suppose A ने B के against suit file किया claiming damages. अब वो सारे फैक्ट्स जो कोर्ट को ये डिटरमाइन करने में, कोर्ट को ये बताने में मदद करेंगे कि डैमेजेस का अमाउंट कितना होगा, वो सभी फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे. डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन और पेक्यूनरी सेटिस्फैक्शन, यानी वो अमाउंट जो प्लेंटिफ क्लेम करता है किसी सूट में. डैमेजेस जनरली कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट के केसेस में क्लेम किया जाता है. सेक्शन 12 को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी ए को ये घर बेचेगा फॉर 1 लाख रुपीस. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उस दिन बी ने ए को घर बेचने से मना कर दिया. बी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, सो ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर डैमेजेस. अब इस हाउस का जो मार्केट प्राइस है और जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस, इन दोनों प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो रेलेवेंट होगा क्वांटम ऑफ डैमेज को डिसाइड करने में. So the difference between the market and the contractual price of the house will be relevant in determining the quantum of damage suffered by A. So this fact will be relevant. Now suppose X Y से promise करता है कि वो Y से शादी करेगा. But later X commits breach of promise और वो Y से शादी करने से मना कर देता है. Y X से डैमेज क्लेम करता है. अब क्या फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे क्वांटम ऑफ डैमेज डिसाइड करने के लिए? मेंटल एगनी सफर्ड बाय Y, Y को जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है, डिस्ट्रेस हुआ है, सोशल स्टिग्मा विच इज़ अटैच्ड, एक्सपेंसेस, अभी तक फैमिली में जितना भी खर्चा किया है शादी की तैयारी करने में. So all these facts will be relevant in deciding the quantum of damage. Section 12 में plaintiff या defendant का character भी relevant होगा quantum of damage decide करने के लिए. Indian Evidence Act में जो sections relevancy of character से deal करते हैं वो है section 52 to section 55 which deals with relevancy of character. अब section 12 में plaintiff या defendant का character relevant होगा क्वांटम ऑफ डैमेज डिसाइड करने के लिए. नाउ सेक्शन 12 इज अ जनरल प्रोविजन. इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 52 एंड सेक्शन 55 आर स्पेशल प्रोविजंस. और हमें पता है कि जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन में हमेशा स्पेशल प्रोविजन प्रीवेल करेगा. अब सेक्शन 52 ये कहता है कि सिविल सूट में दोनों ही पार्टीज़ का कैरेक्टर इररेलेवेंट होगा, चाहे वो प्लेंटिफ का कैरेक्टर हो या डिफेंडेंट का कैरेक्टर हो, दोनों का ही कैरेक्टर सिविल सूट में इररेलेवेंट होगा. अब सेक्शन 52 में ये बात जनरली डिक्लेयर की गई है. In this regard,
सेक्शन 55 जो एक स्पेशल प्रोविज़न है वो ये कहता है कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलेवेंट होगा क्वांटम ऑफ डैमेज को कैलकुलेट करने के लिए। सेक्शन 55 में डिफेंडेंट के कैरेक्टर की बात नहीं की गई है, सिर्फ प्लेंटिफ के कैरेक्टर की बात की गई है। सेक्शन 52 टू 55 हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। अब सेक्शन 12, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 55 में सेक्शन 55 विल प्रीवेल बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल प्रोविजन। सो टू कंक्लूड हम ये बोलेंगे कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलेवेंट होगा क्वांटम ऑफ डैमेज कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है दैट सेक्शन 12 इज़ अ जनरल प्रोविजन एंड सेक्शन 52 एंड सेक्शन 55 आर स्पेशल प्रोविजन, देयरफॉर स्पेशल प्रोविजन विल प्रीवेल। आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स डिस्कस द केस ऑफ हैडली वर्सेस बैक्सनडेल। इस केस में एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री की एक मशीन का शाफ्ट टूट जाता है। फैक्ट्री ओनर एक कैरेज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है शाफ्ट को रिपेयर करने के लिए। जनरली फैक्ट्री में 2 शाफ्ट्स होते हैं ताकि अगर एक फैक्ट टूट जाए तो दूसरे से काम चल जाए, लेकिन इस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही शाफ्ट था। कैरेज कंपनी को ये बात नहीं पता थी और फैक्ट्री ओनर ने कैरेज कंपनी को डिस्क्लोज़ भी नहीं किया कि इस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही शाफ्ट है। कैरेज कंपनी भी काफ़ी नेग्लिजेंट हो जाती है और काफ़ी डीले करती है शाफ्ट रिपेयर करने में। इस दौरान फैक्ट्री ओनर के पास बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो उसके हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि शाफ्ट के टूट जाने की वजह से फैक्ट्री वॉज नॉट फंक्शनिंग। फैक्ट्री ओनर कैरेज कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है फॉर जनरल डैमेज एज वेल एज स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ना लेने की वजह से फैक्ट्री ओनर को काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ता है। इस केस में कोर्ट हेल्ड करती है कि कैरेज कंपनी स्पेशल डैमेज देने के लिए लायबल नहीं होगी। इसका कोर्ट ने क्या रीज़न दिया? कॉमन रीजनेबल फोरसाइट। इसका मतलब वो सर्कमस्टांसेस जो दोनों पार्टीज़ को पता है या दोनों पार्टीज़ की नॉलेज में है, सिर्फ वही सर्कमस्टांसेस कंसिडर किए जाएंगे क्वांटम ऑफ डैमेज को कैलकुलेट करने में। फैक्ट्री में सिर्फ एक ही शाफ्ट है, ये बात कैरेज कंपनी को नहीं पता थी और फैक्ट्री ओनर ने डिस्क्लोज भी नहीं की थी। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो बात कैरेज कंपनी को नहीं पता है वो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगी। विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 12। आई होप आपको ये समझ आ गया है। In the next video, we'll start with section 13. Thank you.